Hey everyone, today we will start with a new topic, that is section 6 to 20 IPC chapter 2 general explanations. Section 6 definition in the code to be understood subject to exceptions. बेसिकली ये हमारा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहा है. इसमें क्या कह रहा है कि चाहे वो CPC हो, IPC हो या CRPC हो, वो इस चीज़ पे एक्ट नहीं करेगा. किस चीज़ पे एक्ट नहीं करेगा? वो जनरल एक्सेप्शंस पे एक्ट नहीं करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है 7 ईयर से कम का है वो बच्चा, और उसने कोई ऑफेंस किया बट वो लायबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए. वो क्या लायबल नहीं होगा? वो अपनी उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. सेकंड इज, एक पुलिस ऑफिसर है, वो विदाउट वारंट जेड को अरेस्ट करता है जस्ट बिकॉज कि उसने मर्डर किया है. तो अगर वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहा है, मतलब ही इज़ बाउंड बाय द लॉ, और उसके पास लॉ की तरफ से अथॉरिटी है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ ऑफेंस होता है तो वो पर्सन विदाउट वारंट उसे अरेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड. सेक्शन 7 हमारे इसमें क्या कहते हैं कि IPC में सपोज कोई भी एक प्रॉपर वर्ड का मतलब बता दिया गया कि IPC में इस वर्ड का मतलब ये है, तो वो उस पूरी IPC के लिए सेम एप्लीकेबल होगा कि पूरी IPC में उसका मतलब वही होगा, वो मतलब चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. नेक्स्ट इज हमारा जेंडर. सेक्शन 8 इज आर जेंडर. जेंडर में क्या कह रहा है? आइदर वो मेल है या फीमेल है, वो कैसे, उसको क्या बोला जाएगा? ही के साथ उसको डिफाइन किया जाएगा. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 9 नंबर. नंबर में हमारा क्या कह रहा है? सेक्शन 9 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 9 हमारा ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक सिंगुलर नंबर है, उसको क्या माना जाएगा? उसको प्लूरल नंबर माना जाएगा. उसको सिंगुलर ही नहीं माना जाएगा बट उसको प्लूरल भी माना जा सकता है. और फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि वो सिंगुलर नहीं है, उसको सिंगुलर भी माना जा सकता है बट उसको एज अ प्लूरल कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि इसी में कि सेकंड नंबर फॉर एग्जांपल प्लूरल नंबर है, वो इंक्लूड करता है सिंगुलर नंबर को. प्लूरल नंबर किसको इंक्लूड करता है? सिंगुलर नंबर को. प्लूरल नंबर सिर्फ प्लूरल ही नहीं रहेगा, उसको सिंगुलर भी माना जा सकता है. बेसिकली इसमें इतना बताया गया. इसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी की लड़ाई हो गई, राम है, राम की शाम के साथ लड़ाई हो गई, तो क्या होता है कि शाम क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे बंदे ले आता है. बट जो लड़ाई तो उसके सिंगुलर बंदे के साथ हुई है बट बहुत सारे जन इकट्ठे आ गए, तो उसको एज अ प्लूरल कंसीडर किया जाएगा जब तक IPC में प्रॉपर एक वर्ड नहीं दिया गया कि ये ऑफेंस हुआ है वो सिंगुलर ने पर्सन ने किया, तब तक वो सिंगुलर नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रॉपर अच्छे से कंसीडर नहीं किया गया. बल्कि उसको प्लूरल भी माना जा सकता है जब तक वो प्रॉपर वर्ड अच्छे से डिफाइन नहीं है. अगर सिंगुलर लिखा हुआ है तभी उसको सिंगुलर माना जाएगा, अदरवाइज उस सिंगुलर को प्लूरल भी कर सकते हैं अगर वो अच्छे से डिफाइन नहीं है. तो अगर सपोज़ वहाँ पे सिंगुलर नहीं लिखा हुआ, सपोज़ उस जगह पे सिंगुलर नहीं लिखा हुआ पर्टिकुलर लाइन में, तो हम उसको प्लूरल भी मान सकते हैं. बट अगर सिंगुलर लिखा हुआ है तब भी हम उसको सिंगुलर मानेंगे, अदरवाइज उसे हम सिंगुलर नहीं मानेंगे. नेक्स्ट इज आर सेक्शन 10 मैन एंड वुमेन. ये क्या कहता है? मैन को क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल चाहे एक बॉय है, वो किसी भी एज का है या कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? मैन कंसीडर किया जाएगा. और फीमेल है, वो किसी भी एज की है, चाहे वो एक छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? वुमेन कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 11 पर्सन. पर्सन में खाली हम ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं आते बल्कि कंपनीज और एसोसिएशंस भी आती हैं. वो कैसे आती हैं? फॉर एग्जांपल कि उस एसोसिएशन का चलाने वाला कौन है तो वो कोई पर्सन ही ना. तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं?
पर्सन्स में ही आती है। सेक्शन 12 पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ये इंक्लूड करता है क्लास ऑफ पब्लिक, मतलब कि ये हर कम्युनिटी के पर्सन को इंक्लूड करता है, उसे एज अ पब्लिक कंसिडर किया गया। सेक्शन 13 इज रिपील्ड। सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि वो हर पर्सन जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, चाहे वो कोई भी छोटा सा कर्मचारी क्यों ना हो, बट अगर वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है तो उसे वो क्या कहलाया जाएगा, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। और चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, वो भी एज अ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ही कहलाया जाएगा। सेक्शन 15 एंड 16 इज रिपील। नेक्स्ट इज सेक्शन 17। सेक्शन 17 नॉर्मल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, बस इसमें दो ही चीज़ें बताई है। गवर्नमेंट क्या डिनोट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है, इंडिया। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब एक्सक्लूडिंग नहीं है, अब जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो इंक्लूड इन इंडिया, सो इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज सेक्शन 19 जज। यहाँ पे जज वो नहीं है लाइक कोई मैजिस्ट्रेट हो गया या एडीजी हो गया, बल्कि वो सभी पर्सन जज है जिनके पास अथॉरिटी है कि वो डिसीज़न दे सकते हैं या फिर अपनी पावर से किसी से वो डिसीज़न मनवा सकते हैं। दे हैव अथॉरिटी टू डू दैट थिंग, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो या फिर पंचायत। जब पंचायत बैठती है तो उसका सरपंच होता है, चाहे वो सरपंच ही हैज़ पावर कि वो अपने गांव के लिए डिसीज़न ले सकता है, तो उसे भी एज अ जज ही कंसीडर किया जाएगा। बेसिकली इसमें इतना बता रखा है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिए इसमें। नेक्स्ट इज सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या कह रहा है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या कहता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ जजेस कैपेबल है कि वो ये जजमेंट, उसने ये जजमेंट दी है, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ जजेस ने मिल के कुछ एक्ट को उसमें इंक्लूड किया है, या फिर पर्टिकुलर उस चीज़ पे कोई जजमेंट दिया या कोई एक्ट पास किया बहुत सारे जजेस ने मिल के। तो जो बहुत सारे जजेस ने मिल के वो चीज़ की है, वो हम कैसे कंसीडर करेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस।